नमस्कार। आज मैं निशा कक्षा 6 के हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पहला अध्याय भाषा, लिपि और व्याकरण पर चर्चा करने जा रही हूँ। जैसे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुँचाना पड़ता है तथा दूसरों के भावों को समझना होता है। ये कार्य मनुष्य भाषा के माध्यम से ही करता है। यहाँ पर आप लोग कुछ चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में जो गार्ड है वो गाड़ी को झंडी दिखा रहा है। इस चित्र में सिपाही चौराहे पर खड़ा हुआ है और कुछ संकेत दे रहा है। कक्षा में उपस्थित शिक्षिका छात्रों को कुछ बोल रही है और छात्र उसको सुन रहे हैं। इन सभी चित्रों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ ना कुछ कह रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहा है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है। अतः जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं वह भाषा कहलाती है। अपने मन के विचारों और भावों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा के द्वारा हम अपने मनोभावों को बोलकर प्रकट करते हैं, जैसे आपस में बातचीत करना, भाषण देना या वाद विवाद में बोलना। लिखित भाषा, भाषा के लिखित रूप में लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भाषा का लिखित रूप होता है। साहित्य सृजन में भाषा के लिखित रूप का प्रयोग होने से इसकी महत्ता भाषा के कथित या मौखिक रूप से अधिक होती है। साहित्य सृजन का मतलब है जैसे कि पुस्तकों में लिखा हुआ है या जो पुस्तकें हैं वह साहित्य के अंतर्गत आती हैं। तो लिखा हुआ जो रूप है, जो लिखित रूप है भाषा का, वो मौखिक भाषा से अधिक महत्वपूर्ण होता है। भाषा का एक रूप सांकेतिक भाषा भी है, परंतु इन संकेतों के माध्यम से पूरी तरह से कही या समझाई नहीं जा सकती। इसीलिए भाषा के इस रूप की गणना व्याकरण में नहीं की जाती है। भाषा के अन्य रूप जैसे कि मातृभाषा। बच्चों का प्रथम विद्यालय उसका घर परिवार होता है। अतः बच्चा जो भाषा अपने घर परिवार में माता और पिता से सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। जैसे कि पंजाबी परिवार में पले बड़े बच्चे की जो भाषा होगी वो पंजाबी भाषा होती है। तो वो पंजाबी परिवार में पला बड़ा है तो वो पंजाबी भाषा ही बोलेगा, वही उसकी मातृभाषा होगी। राष्ट्रभाषा, जिस भाषा का प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा किया जाता है वह उसकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। 14 सितंबर सन 1949 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा का स्थान दिया गया। जिस भाषा में सरकारी कार्यकाज किए जाते हैं वह राजभाषा कहलाती है। हिंदी भाषा जो है वो भारत की राजभाषा है और सितंबर को इसे हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर का जो दिन है वो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। बोली मौखिक रूप से किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की अपने विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। मतलब एक सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है वह भाषा बोली कहलाती है। क्षेत्र बदलते ही बोली का रूप बदल जाता है। हिंदी भाषा की अनेक बोलियां हैं, जैसे अवधी, मारवाड़ी, हरियाणवी, भोजपुरी, ब्रज आदि। और इसी बोली का जो लिखित रूप है उसको हम उपभाषा कहते हैं। अगला है लिपि। किसी भी भाषा को लिखने की जो विधि होती है वह लिपि कहलाती है।
मौखिक भाषा में जो ध्वनियों का प्रयोग करते हैं हम, और लिखित भाषा में वर्णों का अक्षरों का प्रयोग करते हैं। तो प्रत्येक जो लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि जो प्रकट करने के लिए कोई ना कोई विशेष चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वह चिन्ह ही या उसको जब लिखते हैं तो वही उसकी लिपि होती है। या यूँ कहें, किसी भी भाषा को जो लिखने की विधि है वह लिपि कहलाती है। मतलब कि जिसको हम बोलते हैं, जिन चिन्हों को हम बोलते हैं, जिन ध्वनियों को हम बोलते हैं, और उसको जब हम लिखते हैं तो उन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न भाषाएं और उनकी विभिन्न लिपियां प्रचलित हैं। जैसे पंजाब राज्य की भाषा पंजाबी है और उसकी लिपि गुरुमुखी है। जम्मू कश्मीर की भाषा उर्दू है, इसकी लिपि फ़ारसी है। असम की असमिया है और इसकी लिपि असमिया है। उड़ीसा की भाषा उड़िया है और इसकी लिपि उड़िया है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है और इसकी लिपि तेलुगु है। केरल की भाषा मलयालम है और इसकी लिपि मलयालम है। बंगाल की भाषा बंगला है और इसकी लिपि बंगाली है। तमिलनाडु की भाषा तमिल है और इसकी लिपि तमिल है। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है और इसकी लिपि कन्नड़ है। अंग्रेजी सभी जगह सामान्य रूप से बोली जाती है, तो इसीलिए इसकी जो लिपि है वो रोमन है। भारतीय भाषाएं, भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वे इस प्रकार हैं: हिंदी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, बंगला, उर्दू, तेलुगु, मणिपुरी, संथाली, संस्कृत, मराठी, असमिया, कन्नड़, कोंकणी, बोडो, डोगरी, सिंधी आदि ये भाषाएं हैं, ये जिसको भारतीय भाषाओं में मान्यता दी गई है। ये 22 भाषाएं हैं। आइए व्याकरण के बारे में जानकारी लेते हैं। व्याकरण क्या है? जिस शास्त्र के द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने या पढ़ने के नियमों का बोध होता है उसे व्याकरण कहते हैं। हमें भाषा का जो सही रूप है, जो शुद्ध रूप है, वो व्याकरण ही सिखाता है। तो इसीलिए हमें किसी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण को जानना, व्याकरण से ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो कोई भी भाषा जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले हमें वर्ण विचार यानी उसके अक्षर को सीखना होता है। उसके बाद है शब्द विचार। जब हम वर्ण सीख जाते हैं तब हम शब्द बनाना सीखते हैं, और शब्द के बाद हम वाक्य बनाना सीखते हैं, यानी शब्दों के मेल से वाक्य बनाए जाते हैं। पाठ में हमने क्या सीखा, जानिए। भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के 2 भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसके साथ साथ संस्कृत, मराठी, नेपाली, मैथिली इन भाषाओं की जो लिपि है वो भी देवनागरी है। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। आइए बच्चों, आपके लिए कुछ अभ्यास है। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, भारत में बोली जाने वाली 5 भाषाओं के नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है, भाषा के कितने रूप हैं? चौथा प्रश्न है, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? 5वां प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं? इसकी अगली अभ्यास है, भाषा और लिपि का उचित मिलान कीजिएगा। एक तरफ भाषा है और दूसरी तरफ लिपि है। हमें भाषा को सही लिपि से मिलाना है, जैसे कि पंजाबी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, और लिपियाँ हैं देवनागरी, फ़ारसी, रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी। तो सही भाषा को सही लिपि से मिलान करना है। आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।